हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की हम इस क्लास में रैखिक प्रोग्राम जो चैप्टर है उससे एक्सरसाइज 15.2 को हल करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, जो बच्चे आज मेरे YouTube चैनल से नए जुड़े हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, मेरी क्लास ले रहे हैं, वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखो, यहाँ से मैं बताऊं कि हमने जो एक्सरसाइज 15.2 थी उसका पहला क्वेश्चन हमने पिछली क्लास की वीडियो में कर चुके थे। आज हम एक्सरसाइज 15.2 का जो सेकंड क्वेश्चन है वहां से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है क्या, मैं यहां से दे रखा है, एक गृहिणी दो प्रकार के भोजे। ये एक बार फिर से हमारे पास आहार संबंधी जो क्वेश्चन है, समस्याएं हैं, वहां से हमारे पास क्वेश्चन आता है कि एक गृहिणी दो प्रकार के भोजे हैं, एक एक्स है तथा एक वाई है, उसको इस प्रकार से मिलानी चाहती है कि मिश्रण में विटामिन ए, बी और सी की क्रमशः कम से कम, कि हमने विटामिन ए, बी और सी की इनकी जो कम से कम मात्रा, कम से कम का मतलब यहाँ ये है कि हम इतनी तो यूज लेंगे, इससे हम ज्यादा भी यूज ले सकते हैं, परंतु ये आपके पास कंडीशन है कि आपको इतना तो यूज लेना ही लेना है। तो इनकी कम से कम इकाइयां हैं वह 10, 12 और 8 इकाइयां विद्यमान है, और 1 किलोग्राम भोजन में विटामिन जो संयोजन है वो हमें निम्न प्रकार से एक टेबल से बता रखा है। अब कहा गया है कि भोज्य एक्स तथा वाई के 1 किलोग्राम की कीमत है वह है 6 रुपए व 10 रुपए है। तो इस प्रकार के भोज्य मिश्रण की हमें न्यूनतम कीमत ज्ञात करनी। तो मैं मान लेता हूं कि माना कि हमारे पास मिश्रण में भोज्य एक्स के जी व भोज्य वाई के जी, ये हमने मान लिया। क्या माना कि हमारे पास जो भी मिक्सर है उस मिक्सर में हमारे पास भोज्य एक्स है वह एक्स के जी होगा, जो भोज्य वाई है वो हमने वाई के जी। अब हमारे पास यहाँ से एक टेबल दी गई है, उस टेबल में हम कुछ कॉलम बढ़ाते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास टेबल किस प्रकार से प्राप्त होती है। ठीक है, इधर दे रखा है हमारे पास, यहां दिया है विटामिन ए, यहां हमारे पास गिवन है विटामिन बी, और यहां हमारे पास है विटामिन सी, ठीक है, और यहां दे रखा है भोज्य एक्स, और यहां है हमारे पास भोज्य वाई। ठीक है, अब देखो, भोज्य एक्स में जो विटामिन ए और बी और जो सी है वह क्रमशः है 1, 2, 1 और 1, 2, 3, और उसके बाद में भोज्य जो वाई है उसमें हमारे पास विटामिन है 2, 2, 1। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं, एक तो मात्रा माननी पड़ेगी और एक हमारे पास कीमत दे रखी है, उसका कॉलम और जोड़ते हैं। तो यहां से हम मात्रा का देखते हैं और यहां से हम देखते हैं कीमत का। मात्रा हमने मानी कि भोज्य एक्स की मात्रा कितनी है, एक्स के जी, तो यहाँ एक्स लिख देते हैं, और भोज्य वाई की जो मात्रा है वो हमने मानी वाई के जी, तो यहाँ वाई लिख देते हैं। कीमत हमारे पास यहाँ से गिवन है, हमें कहा गया है कि 1 केजी का, 1 किलोग्राम का जो कीमत है वह है, भोज्य एक्स की है 6 रुपए, और जो भोज्य वाई की है 1 किलोग्राम की कीमत वह है 10 रुपए। ठीक है, अब इसमें और बातें हमारे पास दी गई हैं, वह है कि इस मिश्रण में भोज्य एक्स और भोज्य वाई को यदि मैं मिक्सराइजेशन करता हूँ, मिलाता हूँ, मिश्रण बनाता हूँ उनका, तो उस मिश्रण में विटामिन ए की जो कम से कम जो मात्रा है वह है 10 इकाई। कम से कम कितनी होनी चाहिए, 10। इसका मतलब यहाँ जो हम इसका मिक्सर करेंगे तो उस मिक्सर में हमारे पास इसकी जो इकाइयां है वह 10 से अधिक आनी चाहिए। ठीक है, 1 किलोग्राम। तो इसका मतलब यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाएगा, 10। ऐसे ही विटामिन बी के लिए कहा गया है कि यहाँ कम से कम 12 तो होनी चाहिए, उससे ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ क्या हो गया 12, और यहाँ से भी ऐसे ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ से इसकी इकाई के लिए कहा गया है 8 इकाई। तो ये हो चुका है। अब हम इसका उद्देश्य फलन बनाते हैं कि हमारे पास यहाँ से इसका उद्देश्य फलन क्या आता है। तो देखो, उद्देश्य फलन में चलते हैं, तो उद्देश्य फलन में z इक्वल, यहाँ से उद्देश्य क्या है कि कीमत कैसी होनी चाहिए, उसकी कीमत न्यूनतम होनी चाहिए।
एक की ग्राह की इतनी कीमत है भोज्य x की, तो x की ग्राह की कितनी हो जाएगी 6x, और मिक्सचर प्राप्त कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ क्या जाएगा प्लस, और यहाँ हमारे पास भोज्य y की जो एक की ग्राह की कीमत है वह 10 रुपए, तो y kg की कितनी हो जाएगी 10y। ठीक है, ये तो हो गया उद्देश्य फलन। व्यवरोध मतलब कंडीशन की बात करते हैं, तो कंडीशन हमारे पास यहाँ से पहली कंडीशन आ रही है यहाँ से कि भोज्य x और भोज्य y का यदि हम मिश्रण करते हैं तो उसमें विटामिन ए की जो मात्रा है वह हमेशा ग्रेटर देन इक्वल किसके आनी चाहिए 10 की। तो 1 kg में इतना है तो x kg में कितना हो जाएगा x, और मिश्रण कर रहे हैं तो यहाँ प्लस 1 kg में हमारे पास 2 इकाई है तो y kg में कितना जाएगा 2y, और ये ग्रेटर देन इक्वल किसके होना चाहिए 10 की। ऐसे ही हम इन कंडीशनों की देखें तो यहां से भी हमारे पास आता है 2x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल क्या आ चुका है 12। ऐसे यदि मैं यहां से देखूं तो यहां से भी मेरे पास आता है कि 3x प्लस y और ग्रेटर देन इक्वल क्या आ चुका है 8। अब हम बात करते हैं इन असमीकाओं को, जो कंडीशन है वह असमीकाओं में आई है और इन असमीकाओं को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं पहली असमीका, और ये और बता दूं कि यहाँ हमारे पास हमेशा x और y का जो मान है वह 0 या 0 से क्या होना चाहिए बड़ा, क्योंकि भोज्य की मात्रा कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। तो हम ये भी लिख देंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल 0। अब हम बात करते हैं पहली असमीका की। मैं कहूंगा कि चूंकि असमीका को समीका रूप में लिखने पर, यदि मैं समीका को समीका रूप में लिखता हूं तो यहां से लिखने पर हमारे पास आता है पहली वाली असमीका x प्लस 2y, या मैं यहाँ असमीका को लिख भी देता हूं साथ साथ में ताकि आसानी हो। असमीका कौन सी थी पहली क्या है x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल क्या है 10 को समीका रूप, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल 10। अब हम बात करते हैं समीका रूप में लिखते हैं तो x प्लस 2y इक्वल टू हो चुका है 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसकी एक टेबल बनाएंगे आलेख खींचने के लिए। यदि हम टेबल बनाते हैं तो हमारे पास टेबल किस प्रकार से आएगी, यहाँ x यहाँ y। हम कहेंगे जब x का मान 0 हो तो y का मान आता है हमारे पास 5, और जब y का मान 0 हो तो x का मान आता है हमारे पास 10। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इनका असमीका का हल क्षेत्र देखना है। हल क्षेत्र के लिए हम क्या करते हैं, हम कहेंगे कि चूंकि असमीका में जब x बराबर 0 व y बराबर 0 हो तो यदि ये दोनों कंडीशन पाई जाती हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो मैं एक बार इसको मिटा रहा हूं। अब हमें इस टेबल की आवश्यकता नहीं है, फेर में काम करते हो तो आप जैसे मैं कर रहा हूं वैसा आपको फेर कॉपी में काम करना है। तो देखो हम कहेंगे जब असमीका में x बराबर 0 y बराबर 0, कौन सी असमीका में, इसी असमीका की बात होगी। तो 0 प्लस 2 इंटू 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 10, और यहाँ 0 इज ग्रेटर देन इक्वल क्या आ चुका है 10। अब मुझे बताओ कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये क्या है फॉल्स है, क्योंकि 0 कभी भी 10 से बड़ा नहीं होता। तो हम कहेंगे कि इसीलिए असमीका का जब फॉल्स हो स्टेटमेंट तो असमीका का हल क्षेत्र हमेशा मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होता है, मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी असमीका की। दूसरी असमीका क्या है, मैं कहूंगा कि चूंकि असमीका 2x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल 12 को समीका रूप में लिखने पर, यदि इसको मैं समीका रूप में लिखता हूं तो यहां से आता है कि 2x प्लस 2y इक्वल टू 12। इसके हम टेबल की रचना करते हैं तो यहां से टेबल में हमारे पास x और y, जब x का मान 0 हो तो y का मान आता है 6, जब y का मान 0 हो तो x का मान आता है हमारे पास 6। अब इस असमीका का हम हल क्षेत्र देखते हैं तो मैं कहूंगा कि जब असमीका में x बराबर 0 व y बराबर 0 हो तो यदि ये ऐसी कंडीशन पाई जाती है तो देखो
हमारे पास एक्स असमीका में क्या आता है कि 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 और ग्रेटर देन इक्वल क्या है 12। यहां से देखें तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल क्या है 12। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं। तो हम कहेंगे कि सी असमीका का हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा, विपरीत दिशा में होगा। ये बात हो गई हमारे पास दूसरी असमीका की। अब हम बात करते हैं तीसरी असमीका की। तो हम कहेंगे कि चूंकि असमीका कौन से यहां से 3x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 8 को समीका रूप में लिखने पर, यदि हम इसको समीका रूप में लिखते हैं तो समीका रूप में लिखने पर हमारे पास यहां से आता है 3x प्लस वाई इक्वल टू 8। अब हम इसकी टेबल की रचना करते हैं, टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाते हैं तो हमारे पास यहां से आता है ये x हुआ, ये y हुआ। x का मान 0 तो y का मान 8 और y का मान 0 तो x का मान आ गया 8/3। ठीक है। अब इसका हल क्षेत्र देखते हैं। तो हम कहेंगे कि जब असमीका में x बराबर 0 व y बराबर 0 हो, तो यदि हम ये दोनों कंडीशन रखते हैं तब हमारे पास क्या होता है। तो हम चलते हैं उधर। इस बात को मैं मिटा रहा हूं, उद्देश्य फलन की हमें जरूरत है और उसके बाद वाले भाग की हमें जरूरत नहीं, टेबल की हमें आवश्यकता रहेगी। तो देखो, यदि हम इस भाग को कहें जब असमीका में x बराबर 0 और y बराबर 0 हो, तो यहां से आता है 3 इंटू 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 8। यहां से 0 इज ग्रेटर देन इक्वल क्या आ चुका है 8। तो अब ये आ चुका है। तो मुझे बताओ कि इस असमीका का हल क्षेत्र किसकी तरफ होगा। मैं ये देख रहा हूं कि ये जो स्टेटमेंट है 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 8 वो क्या है, फॉल्स है, ट्रू नहीं है, असत्य कथन है। असत्य कथन है तो इसलिए असमीका का जो हल क्षेत्र है वह हमेशा किसकी तरफ होगा, मूल बिंदु के विपरीत दिशा में। तो हम कहेंगे कि इसलिए असमीका का हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत दिशा में, मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, ये हो चुका है। अब हमने तीनों असमीकाओं का हल क्षेत्र ज्ञात कर लिया है। अब हम इसका ग्राफीय विधि से ग्राफीय निरूपण करते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमने ये देखा कि इन तीनों का जो हमने टेबल बनाई, तीनों असमीकाओं का जो हल क्षेत्र है वह मूल बिंदु के विपरीत दिशा में है। क्योंकि मैं इसको मिटा रहा हूं इसलिए आपको ध्यान रखना है, मैं भी ध्यान रखता हूं। अब हम इनका ग्राफीय निरूपण करते हैं। ठीक है, तीनों टेबल हमारे पास है। ये हुआ हमारे पास x अक्ष, ये हुआ हमारे पास y अक्ष और ये है हमारे पास मूल बिंदु। सबसे पहले हम उस टेबल की बात करें तो यहां से हम पहले मापांक कर देते हैं इनका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। उसके बाद में यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, सबसे पहले उस टेबल से देखते हैं। x का मान 0 तो y का मान 5, ये हमारे पास यहाँ पॉइंट आता है। उसके बाद में x का मान 10, y का मान 0, ये पॉइंट हमारे पास यहाँ। इन दोनों को मिलाते हुए हम रेखा खींचते हैं तो वह रेखा इस प्रकार से आती है। ठीक है, इसका हल क्षेत्र किसकी तरफ है, मूल बिंदु के विपरीत दिशा में। तो मूल बिंदु के विपरीत दिशा में हमारे पास ये भाग हुआ। ठीक है, अब उसके बाद में देखें तो यहाँ से दूसरी टेबल को देखते हैं। तो यहाँ x का मान 0, y का मान 6, तो हमारे पास ये पॉइंट आता है। यहाँ भी x का मान 6 और y का मान 0, तो हमारे पास ये पॉइंट आता है। इन दोनों को मिलाते हुए हम रेखा खींचते हैं तो हमारे पास इस प्रकार से एक रेखा प्राप्त होती है और इस का भी हल क्षेत्र किसकी तरफ है, मूल बिंदु के विपरीत दिशा। तो हमारे पास ये भाग आ चुका। ठीक है, अब उसके बाद में बात करते हैं इस टेबल से। x का मान 0 और y का मान 8, तो हमारे पास ये पॉइंट आता है। उसके बाद में देखें x का मान 8/3, y का मान 0, 8/3 मतलब हो गया 2 पॉइंट समथिंग।
ठीक है, ग्राफ में तो हम निकाल सकते हैं, बट यहाँ मैंने रफली ग्राफ ले रखा है तो आप खुद देखो। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों को मिलाते हुए हम रेखा खींचते हैं तो हमारे पास इस प्रकार से एक रेखा प्राप्त होती है, और वह इसका भी हल क्षेत्र किसकी तरफ है, मूल बिंदु के विपरीत दिशा। अब यदि मैं यहाँ से देखूं तो इन तीनों का, हमारे पास तीनों असमीकाओं का जो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र आता है, जिसको हम सुसंगत हल क्षेत्र बोलते हैं, वह ये क्षेत्र आया हमारे पास, जिसको मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ, डार्क भाग से, क्योंकि केवल और केवल हमें किस भाग में बनाना है, प्रथम चतुर्थांश में बनाना है। जो डार्कली भाग है केवल और केवल वही भाग है, इसमें यह भाग नहीं है, इसमें भी यह भाग नहीं है। ये जो डार्क भाग है केवल और केवल यही भाग हमारे पास मूल बिंदु का हल क्षेत्र। ठीक है, ये ऊपर। अब ये हमारे पास यहाँ जो पॉइंट आए हैं वो ये क्या कहलाएंगे, कोणीय बिंदु। यहाँ से सबसे पहला पॉइंट आया ए, और ए के निर्देशांक है 10 और 0। यहाँ से हमारे पास पॉइंट आता है बी, जिसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने होंगे, और शायद लगभग आते हैं 2, 4 या 5। तो यहाँ से हमारे पास आता है, इसके जो निर्देशांक है वो आ रहा है 2, 4, और ये बिंदु हमने मान लिया है कि सी है, यहाँ भी एक प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये बिंदु सी है और इसके निर्देशांक आ रहा है 1 और 5, और यहाँ हमारे पास एक बिंदु आया है डी और उसके निर्देशांक आ रहा है 0 और 8। ठीक है, अब ये हमारे पास कौन सा एरिया आया, सुसंगत हल क्षेत्र है। अब हम इसके स्तंभ की गणना करते हैं, तो अब हमें इनकी आवश्यकता नहीं है, मैं इनको मिटा रहा हूं, टेबल की आवश्यकता हमें नहीं। ठीक है, तो स्तंभ की गणना करते हैं। तो देखो, स्तंभ की गणना में हम कहेंगे, स्तंभ की गणना के लिए हमें कोणीय बिंदु की आवश्यकता रहेगी। तो मैं यहाँ इसके लिए एक टेबल का निर्माण करता हूं। तो देखो टेबल का निर्माण, यहां लिखेंगे सबसे पहले ऊपर की तरफ स्तंभ की गणना। यहां से हम एक टेबल का निर्माण करते हैं जिसमें कोणीय बिंदु और उद्देश्य फलन रहेंगे। सबसे पहले यहां से देखें तो इनको दो भागों में विभाजित करते हैं। यह आ गया हमारे पास कोणीय बिंदु का, और यह आ चुका है उद्देश्य फलन का। उद्देश्य फलन देखें तो z इक्वल टू यहां से दे रखा है 6x प्लस 10y। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की। यहां से हम कहेंगे कि सबसे पहला कोणीय बिंदु a है, उसके निर्देशांक है 10, 0। दूसरा कोणीय बिंदु b है और उसके निर्देशांक आ रहा है 2, 4। तीसरा कोणीय बिंदु c है और उसका निर्देशांक है 1, 5। और चौथा हमारे पास कोणीय बिंदु है d और उसके निर्देशांक है 0 है। अब हम इनको यहाँ रखते हैं, अंदर रखा तो यहाँ से हमारे पास आता है 60, यहाँ से 12, 52, यहाँ से देखें 6 और 50, 56, और यहाँ से देखें तो 80। हमें न्यूनतम मान के लिए पूछा है, तो न्यूनतम मान कहाँ आ रहा है, इस बिंदु पर आ रहा है। मैं कहूंगा, अब देखो यहाँ हमें एक बात ये भी देखनी है कि ये जो क्षेत्र है वो कैसा है, परिबद्ध है या अपरिबद्ध है। यहाँ क्षेत्र कैसा आ रहा है, अपरिबद्ध आ रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि यही इसका मान होगा वह न्यूनतम होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये मैंने बात आपको बताई थी पहले भी, पिछली क्लासेस में हमने बता चुके हैं। तो हमें न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो 52 है वो लेस देन करेंगे किसके, 6x प्लस 10y के, और यहां से हमारे पास एक असमीका बनेगी, और उस असमीका का हल क्षेत्र देखेंगे, और उस हल क्षेत्र में देखेंगे इस जो असमीका का हल क्षेत्र आया वह हल क्षेत्र और ये जो सुसंगत हल क्षेत्र है, ये दोनों अलग अलग होना चाहिए। इनमें से कोई भी एक बिंदु उभयनिष्ठ या एक दूसरे से साझा नहीं होना चाहिए इनका हल क्षेत्र। यदि ऐसा पाया जाता है तब वह हमारे पास क्या होगा, ये न्यूनतम मान होगा, अदरवाइज वह न्यूनतम मान नहीं होगा। तो मैं कहूंगा कि चूंकि सुसंगत हल क्षेत्र अपरिबद्ध है, इसलिए यहां से 6x प्लस 10y इज लेस देन इक्वल आ चुका है 50। लेस देन क्यों किया, न्यूनतम है इसलिए, ग्रेटर देन होता तो यहां हम ग्रेटर करते हैं। ग्रेटर में भी ऐसा भी अधिकतम मान अपरिबद्ध का ज्ञात हम नहीं कर सकते। अब इसके लिए टेबल बनाते हैं। देखो यदि यहां से हम टेबल बनाते हैं तो टेबल में हमारे पास क्या आता है, वही x और क्या है y। x का मान 0 है
तो y का मान हमारे पास यहाँ से प्राप्त होता है 52/10, ठीक है। और यदि हमारे पास y का मान 0 है तो x का मान प्राप्त होता है हमें 52/6। पहला पॉइंट देखें तो 0 और 52/10 मतलब 5.2, तो 0 और 5.2 हमारे पास मान लेते हैं कि यहाँ एक हमारे पास बिंदु है। दूसरा, यहाँ से x का मान 52/6 और 0, 52/6 का मतलब हो गया 8 और यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। 8 से आगे की तरफ 9 से कम। इन दोनों को मिलाते हुए यदि हम एक रेखा खींचते हैं तो वह रेखा इस प्रकार से गुजरती है। अब इसका हलक्षेत्र देखें तो लेस देन है, और लेस देन का हलक्षेत्र हमेशा किसकी तरफ होता है? मूल बिंदु की ओर होता है, और मूल बिंदु की ओर होगा तो हलक्षेत्र किसकी तरफ आएगा? इसकी तरफ। क्या इस सुसंगत हलक्षेत्र में इसका कोई बिंदु आया? नहीं आया। तो हम कहेंगे कि चूंकि असमीका 6x + 10y ≤ 52 का हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ है, मूल बिंदु की तरफ है, जो सुसंगत हल क्षेत्र से कोई बिंदु साझा नहीं करता है, इसलिए न्यूनतम मान वो कितना आ चुका है? 50। तो इस प्रकार से बच्चों हमें इन क्वेश्चनों को हल करना है। आगे जो भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों को मैं शॉर्ट रूप में केवल टेबल का निर्माण करूंगा और उनके उद्देश्य फलन और उसके व्यवरोधों को ही मैं यहाँ दर्शाऊंगा, ठीक है। उसके बाद में जो भी बातें हैं वो आपको आगे हल करनी है, या मैं शॉर्टली रूप से टेबल का निर्माण करके यहाँ से उद्देश्य फलन और व्यवरोध करके उनकी कंडीशन और ग्राफ का निर्माण करते हुए स्तंभ की गणना करूंगा। जो फेयरली काम था वो अब आपको ही करना है, ठीक है। तो देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है, क्या कहा गया देखते हैं कि एक प्रकार के केक को 300 ग्राम आटा तथा 15 ग्राम वसा मतलब फैट की आवश्यकता होती है। एक बार ये क्वेश्चन फिर से हमारे पास कहां से है? आहार संबंधी क्वेश्चनों से, आहार संबंधी समस्याओं से है। तो आवश्यकता होती है तथा दूसरी प्रकार के केक के लिए 150 ग्राम आटा मतलब 150 ग्राम आटा तथा 30 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। केकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है जो कि 7.5 kg आटे और तथा 600 ग्राम वसा से बन सकते हैं। केवल हमारे पास ये लिमिटेड है। लिमिटेड है का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमें केक बनाने हैं वह इन जो 7.5 kg जो हमारे पास आटा है और जो 600 ग्राम हमारे पास जो फैट है वसा है उसी से बनाना। इससे ज्यादा आपको कुछ सामान मटेरियल मिलने वाला नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इससे या इससे कम में हमें जो बनाना है वह बनाना। तो मैं इसको लेस देन इक्वल करूंगा, ठीक है। यह मान लिया गया है कि केकों को बनाने के लिए अन्य पदार्थों की कोई कमी नहीं है। तो यहाँ उद्देश्य क्या है? यहाँ हमें उद्देश्य ये है कि हमें केकों की अधिकतम संख्या बतानी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से टेबल का निर्माण करता हूँ। सबसे पहले तो यही मान लेता हूँ कि माना कि यहाँ से कितने प्रकार के केक हैं? 2 प्रकार के केक हैं। तो यहाँ से हमारे पास कहा गया है केक को 2 प्रकार के केक है। तो मैं मान लेता हूँ, माना कि पहले प्रकार के केक की संख्या x व दूसरे प्रकार के केक की संख्या क्या है? y। अब हम टेबल का निर्माण करते हैं। टेबल का निर्माण करते हैं तो हमारे पास केक 2 प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। तो यहां से हम बनाते हैं। तो सबसे पहला है केक फर्स्ट, मैं केक फर्स्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूं पहले को, और दूसरा है केक सेकंड, ठीक है। 2 प्रकार के केक थे। किस किस की आवश्यकता हुई?
पहला है आटे की आवश्यकता हुई तो आटा, और दूसरा हमारे पास यहाँ से आवश्यकता होगी किसकी, वसा की, तो ये हो गया वसा। अब हमने माना क्या, मात्रा संख्या। संख्या क्या है केकों की, पहले की संख्या है x और दूसरे की है y। अब इसमें जो डाटा है वो लिखते हैं। यहाँ से पहले वाले केक में बनाने में जो हमारे पास 300 ग्राम आटे की आवश्यकता होती है, ठीक है, और दूसरे वाले में हमारे और वसा की आवश्यकता होती है, पहले वाले केक में 15 ग्राम, दूसरे वाले केक में आटे की जो आवश्यकता वह है 150 ग्राम है, ठीक है, और दूसरे वाले केक की आवश्यकता क्या है, दूसरे वाले में वसा की आवश्यकता है 30 ग्राम। अब आटा हमारे पास कितना है, 7.5 kg अधिकतम है, मतलब इससे ज्यादा हमें यूज नहीं लेना, हमें इतना ही लेना है या इससे कम आप ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या जाएगा 7.5 kg, जिसको मैं ग्राम में लिखता हूँ तो हमारे पास हो जाएगा 7500 ग्राम। और यदि यहाँ से वसा देखें तो वसा है हमारे पास, वो भी इतनी है अधिकतम, तो लेस देन क्या हो जाएगा 600 ग्राम, ठीक है। यहाँ से उद्देश्य फलन देखें तो उद्देश्य फलन मेरे पास यहाँ से बनता है, देखो उद्देश्य फलन क्या हो, उद्देश्य फलन क्या है कि हमें केकों की अधिकतम संख्या याद करनी, तो z बराबर x प्लस क्या जाएगा y। यदि हम यहाँ मैं व्यवरोध की बात करता हूँ तो व्यवरोध देखो क्या क्या आता है, ठीक है। पहला जो व्यवरोध बना वह क्या है 300 ग्राम 150 ग्राम, और ये इनकी संख्या x और किसके साथ y के साथ, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 300 ग्राम, ग्राम को उठा देते हैं, मात्रक सबका समान हो गया है, तो 300x प्लस, मतलब एक केक को बनाने के लिए 300 ग्राम आटे की आवश्यकता है, तो x जो केक है उनको बनाने के लिए कितने ग्राम आटे की आवश्यकता होगी 300x। ऐसे ही सेकंड वाला जो केक है उसको बनाने के लिए आटे की आवश्यकता है 150 ग्राम, और तो y केक बनाएंगे तो कितना आटा लग जाएगा सेकंड वाले केक में 150 इंटू y। हमारे पास आटा है वो कितना है 750 ग्राम, तो यहाँ से हम लिख देंगे 300x प्लस 150y, और लेस देन इक्वल क्या हो चुका है 7500, ठीक है। इसको हम छोटा भी लिख सकते हैं, अगर छोटा बनाते हैं तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ ये डिवाइड हो रहा है, शायद 30 से डिवाइड हो रहा है, अगर 30 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्या आएगा, 30 से डिवाइड होता है तो यहाँ से, और शायद 50 से भी हो रहा है, 50 से हो रहा है तो हमारे पास ये बन जाएगा 6x प्लस 3y और लेस देन इक्वल, फिर से देखें तो 50 से हो रहा है तो 1 और यहाँ बचा 2550, ठीक है। एक बार फिर से ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2x प्लस y इज लेस देन इक्वल क्या आ चुका है 50। अब हम इसकी टेबल बना देता हूँ मैं यहाँ रफली, यदि यहाँ से रफली टेबल बनाता हूँ तो मेरे पास यहाँ से क्या आता है, यहाँ से मेरे पास आया x और y, x का मान 0 तो y का मान आता है 50, y का मान 0 तो x का मान आता है हमारे पास यहाँ से 25। ये हो चुका है पहली जो व्यवरोध था उसके लिए। सेकंड वाले के लिए चलते हैं तो यहाँ से क्या बन जाएगा 15x प्लस 20y 30y, और लेस देन इक्वल क्या हो चुका है 600। इसको भी हम छोटा कर सकते हैं 15 से डिवाइड करते हुए, तो यहाँ से x प्लस यहाँ से आ चुका है 2y और लेस देन इक्वल टू आ चुका है यहाँ से 40। यदि हम इसकी टेबल का निर्माण करते हैं तो इसकी टेबल में हमारे पास यहाँ से आता है x और आ चुका है y, x का मान 0 तो y का मान आता है 20 और y का मान 0 तो यहाँ से x का मान आता है हमारे पास यहाँ से 40, ठीक है। अब इनका हलक्षेत्र देखते हैं, तो इसका हलक्षेत्र देखते हैं तो देखो यहाँ 0 रखो, यहाँ 0 रखो, 0 रखा तो 0 इज लेस देन इक्वल क्या आया 50, 0 इज लेस देन इक्वल 50 बनता है, तो इसका मतलब हलक्षेत्र, ये स्टेटमेंट पहले तो ये बताओ कि 0 इज लेस देन 50, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है, ट्रू है, क्योंकि 0 का मान 50 से क्या होता है कम होता है, तो हलक्षेत्र किसकी तरफ होगा, मैं छोटा से भाग में लिख रहा हूँ मूल बिंदु की ओर, किसकी तरफ होगा मूल बिंदु की ओर। ऐसे ही यहाँ हम 0 और 0 रखते हैं तो 0 इज लेस देन क्या आ रहा है 40, तो भी इसका हलक्षेत्र किसकी तरफ होता है मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु की ओर होता है, ठीक है। अब हम इनका ग्राफ की रचना करते हैं, तो मैं यहाँ एक इसका ग्राफ बनाता हूँ, तो देखो ये हुआ हमारे पास x अक्ष और ये हुआ हमारे पास y अक्ष, ठीक है। यहाँ से 10-10 का मापांक लेते हैं तो 10, 20, 30, 40,
50 और 60। यहाँ आया हमारे पास 10, 20, 30, 40, 50 और यहाँ से आ चुका है 60। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट देखें तो ये यहाँ मूल बिंदु था, यहाँ से पॉइंट 0 और 50, 0 और 50 यहाँ से हमारे पास ये पॉइंट आया। यहाँ से देखें तो x का मान 25 और y का मान है यहाँ 0, y नहीं है 0। ठीक है, तो यहाँ 25 20 और 25 के बीच में, तो ये आ चुका है। इनको मिलाते हुए हम यदि रेखा खींचते हैं तो वह रेखा इस प्रकार से गुजरती है। इसका अंशक्षेत्र किसकी तरफ है? मूल बिंदु की ओर। तो मूल बिंदु की ओर किया तो ये इसका अंशक्षेत्र होगा। दूसरा वाला देखें तो दूसरे वाले से टेबल बनाते हैं तो x का मान 0 और y का मान 20, तो ये पॉइंट आया। उसके बाद में बात करें तो यहाँ से x का मान 40 और y का मान 0, तो हमारे पास ये पॉइंट आया। इन दोनों को मिलाते हुए हम रेखा खींचते हैं तो हमारे पास इस प्रकार से एक रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, अब इसका भी हलक्षेत्र किसकी तरफ है? मूल बिंदु की ओर है। ठीक है, अब इनका उभयनिष्ठ हलक्षेत्र देखें तो कौन सा भाग आया हमारे पास? ये वाला भाग है जो मैं डार्क एरिया से कर रहा हूँ प्रथम चतुर्थांश में। ये क्षेत्र कैसा है? परिबद्ध है या अपरिबद्ध है? परिबद्ध है, चारों ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, तो यह ए पॉइंट, यह आ चुका है बी पॉइंट, ये हमारे पास आया सी पॉइंट और ये हमारे पास मूल बिंदु है। ए पॉइंट के निर्देशांक है यहाँ से हमारे पास 30 और 0, बी पॉइंट के हमें ज्ञात करने हैं, सी पॉइंट के निर्देशांक है 0 और 20 और मूल बिंदु के हमारे पास निर्देशांक। यदि मैं यहाँ से बी पॉइंट के निर्देशांक देखूं तो बी पॉइंट के निर्देशांक आ रहे हैं 20 और 10। ठीक है, आपके पास ग्राफ में तो आ जाए। तो ये आ चुका है। अब हम बात करते हैं यहाँ से इष्टतम की गणना की। तो देखो इष्टतम की गणना करते हैं तो इष्टतम की गणना में क्या क्या आता है। यहाँ से हम बात करते हैं इष्टतम की गणना। तो देखो इष्टतम की यदि हम गणना करते हैं तो यहाँ हम टेबल बनाते हैं और हमें अधिकतम मान के लिए पूछा है। तो यहाँ हमारे पास एक तरफ तो आएंगे कोणीय बिंदु, एक तरफ आता है हमारे पास उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन z बराबर हमारे पास था x + y। कोणीय बिंदु आता है a, b, c और मूल बिंदु को भी शामिल कर सकते। तो यहाँ से कोणीय बिंदु देखें तो a का निर्देशांक है वह है हमारे पास 30, 0, b का निर्देशांक है वह है 20, 10, c का निर्देशांक है 0, 20 और मूल बिंदु के निर्देशांक है 0, 0। यदि हम इनको यहाँ रखते हैं तो यहाँ से तो आता है 30, यहाँ से भी आता है 30, यहाँ से भी हमारे पास आता है 20 और यहाँ से आता है 0। अधिकतम मान कितनी जगह प्राप्त हुआ? हमें 2 जगह प्राप्त हुआ। ठीक है, अच्छा हाँ, ये जो बिंदु है ये 25 है, 30 तो यहाँ है, ये 25 है ये बिंदु, तो यहाँ हम लिखेंगे 25। ठीक है, अब यदि मैं यहाँ से देखूं तो अधिकतम मान हमें कहाँ से प्राप्त होता है? 30 पे। तो हम कहेंगे कि अधिकतम संख्या पूछी थी, संख्या किसकी? केकों की। केकों की संख्या बतानी 20 और क्या हो जाएगी 10 और दोनों को जोड़ते हैं तो अधिकतम मान कितना आता है 30। हम कहेंगे कि चूंकि कोणीय बिंदु B 20, 10 पर अधिकतम संख्या कितनी है? 30 है। तो इसलिए पहले प्रकार के केक की संख्या कितनी होगी हमारे पास? जो गिवन है हमारे पास उससे 20 और दूसरे प्रकार की केक की संख्या वो आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 10। तो यदि हमारे पास जो मटेरियल दे रखा है उस मटेरियल से यदि हम केक बनाते हैं पहला प्रकार का और दूसरे प्रकार का, तो उससे पहले प्रकार की जो केक है वो बनेंगे 20 और दूसरे प्रकार के जो केक है वो बनेंगे 10। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हम आज इतने ही लेते हैं। देखो बड़े क्वेश्चन हैं, टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। आपके पास हर जो क्वेश्चन है उसके वीडियो आएंगे। यदि आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो आप बिल्कुल मेरे YouTube चैनल राकेश शर्मा में श्रद्धा को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आपके पास कोई प्रॉब्लम ऑक्यूर होती है तो आप बिल्कुल मेरे कमेंट बॉक्स में आप प्रॉब्लम डालें। जो भी प्रॉब्लम आती है मैं आपको रिप्लाई करूँगा, चाहे वीडियो से करूँ चाहे आपको लिख के। धन्यवाद।